आज के इस वीडियो में देखेंगे लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या है? तो एक बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा। लेखांकन समीकरण से आशय है दोनों पक्षों संपत्ति और दायित्व को समान करने से है या बराबर करने से है। बस यही है और कुछ नहीं है लेखांकन समीकरण में। अगर परिभाषा देखना चाहते हो तो बुक से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके कुछ जो है नियम है, फॉर्मूलास है, जिसमें एक तरफ संपत्ति को लिखा जाता है, दूसरी तरफ दायित्व को लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि देखिए, संपत्ति जो एसेट्स हैं वो एक तरफ रहेगी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि संपत्ति क्या क्या चीज़ है और दायित्व क्या क्या चीज़ में आता है। संपत्ति के पक्ष में कौन कौन है और दायित्व के पक्ष में कौन कौन है, ये सब बताएंगे। लेकिन ये 3 फॉर्मूला है, जैसे संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। दूसरा है, अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व कर दिया है, बात तो एक ही है। और इसमें तीसरा फॉर्मूला भी है, दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी कर दिया गया है। ऐसा एक ही है, लेकिन अधिकतर उपयोग इसका फर्स्ट वाले का होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बोला था लेखांकन समीकरण में कि संपत्ति का कुछ पक्ष जो है वो अलग होता है और दायित्व का कुछ पक्ष है जो अलग होता है। देखिए, संपत्ति में पहला आता है ख्याति, गुडविल। ख्याति भी है जो आपकी संपत्ति है। दूसरा भूमि भवन, ये तो आपकी संपत्ति है ही है। तीसरा मशीन, जो आप मशीन खरीदते वो भी आपकी एक तरह से संपत्ति हुई। चौथा है उपासकर, ये फर्नीचर होता है, ये भी एक तरह से संपत्ति हुई। निवेश, रहतिया, देनदार, प्राप्य बिल, पूर्वदत्त व्यय, बैंक और रोकड़, ये सारी चीज़ें जो संपत्ति में आती है। और दूसरा दायित्व में आता है पूंजी, दूसरा संचयन एवं लाभ, तीसरा ऋण, चौथा अधिविकर्ष जो बैंक से लोन लेते हैं वो या बैंक से माइनस में चलता है वो, पांचवा लेनदार जिसको आपको देना है, छठवां देय बिल, सातवां अदत्त व्यय और आठवां अग्रिम प्राप्तता है। ये आपका दायित्व होता है, ठीक है। अब कुछ इसके फॉर्मूलास हैं, जैसे कि लेखांकन समीकरण में कि क्या क्या कब कब लिखा जाता है, या कौन सी पदें जो होती है वो प्लस होती है, कौन सी पदें माइनस होती है, क्योंकि दोनों पक्ष को बराबर करके चलना है ना हमें, तो इसीलिए। देखिए, इसमें व्यवहारों के अनुसार जोड़ी जाने वाली मदें जो होती है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे लेन देन। जैसे कि ये पहला है, नगद से व्यवसाय आरंभ किया, तो उसमें आपको पैसा भी जाएगा, पूंजी भी है। तो दोनों को जब भी ये ट्रांजैक्शन आए हैं, इसमें सीधा साफ सवाल है कि रोकड़ और पूंजी दोनों को प्लस कर देना है। दूसरा है, माल उधार क्रय किया, तो माल उधार क्रय किया है मतलब स्टॉक मतलब कि हमने कुछ सामान लिया, लेकिन उसके साथ हमारा क्या बन गया, लेनदार। हमारे पास जिम्मेदारी आ गई, दायित्व आ गया कि हमें उसको पैसा देना है, ठीक है। तो स्टॉक आया हमारे पास तो प्लस, और लेनदार मतलब कि हमारे पास उधारी उसको देना है, उसके लिए लेनदार को प्लस हो गया। तीसरा है बैंक से ऋण, तो ये भी सही है, एक तरह से ये हमारा दायित्व हो गया। लेकिन इसमें दायित्व पक्ष में दायित्व प्लस पूंजी होता है, उसमें लोन का अलग से सेक्शन बढ़ जाएगा, उसमें भी अलग अलग है, उसमें बढ़ जाता है। तो देखिए, बैंक से ऋण लिया तो सीधा बात है कि बैंक में पैसा आएगा आपका, लेकिन आपका दायित्व बन गया लोन की तरफ। चौथा है, संपत्ति को उधार क्रय किया, यहाँ भी नियम लागू होता है, आपका लेनदार बढ़ गया क्योंकि आपको देना है। संपत्ति तो ले लिया, संपत्ति में आपको बहुत सारी, हमने बताया कि संपत्ति आपके पास क्या क्या हो सकती है वो लिस्ट है, तो उसके हिसाब से संपत्ति कोई सी भी संपत्ति अगर लेता है कोई तो बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ लेनदार भी बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपको उसको पैसा रिटर्न भी करना है। और पाँचवा आता है कमीशन प्राप्त। कमीशन में दोनों होता है, एक रोकड़ होता है और दोनों पूंजी, दोनों प्लस होता है, क्योंकि आपके पास आ रहा है कमीशन किसी से लिए हो तो रोकड़ भी प्लस हो जाता है और पूंजी भी प्लस हो जाता है इस दौरान। देखिए, कुछ व्यवहार ऐसे भी है जिनको घटाया जाता है, तो इनमें से पहला है, लेनदारों को भुगतान किया। तो हमने कहा था कि जिससे लिया है उसको वापस देना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने लेनदारों से कुछ चीज़ लिया है, मान लो फर्नीचर या संपत्ति भी लिया है, तो अब उसके बाद में तो लेनदार को हमको पैसा देना ही पड़ेगा, तो वो हमारी तरफ से पैसा जाकर लेनदार को मिल रहा है। आहरण किया मतलब पैसा निकाला, तो रोकड़ भी जाएगा और रोकड़ से पूंजी भी चला जाएगा उसके साथ साथ। किराया दिया, तो इसमें रोकड़ भी जाएगा और पूंजी भी जाएगा। जैसे हम बताया है कि रोकड़ और पूंजी दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों चले जाएंगे उसके साथ। और चौथा है, मशीन पर ह्रास, डिप्रिसिएशन। अब ह्रास एक तरह से ये समझ लो कि आपको इस प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है। मान लीजिए बाइक खरीदा, अब उसमें जंग लगता है, तो अब जंग लगते लगते मान लें प्रोडक्ट है 40,000 की, तो अब जंग लगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वही रेट थोड़ी ना रहेगा, 40,000 का 40,000 थोड़ी ना रहेगा, वो घटेगा, तो उसको ह्रास कहा गया है।
तो वो 40,000 से आप 20,000 हुआ तो उसको हरास होता है। तो उसके हिसाब से आपकी मशीनरी पर माइनस होगा और पूंजी पर, क्योंकि दोनों घट रहे हैं, आपकी संपत्ति भी जा रही है और पूंजी भी जा रहा है, दायित्व जो जा रहा है वो भी जा रहा है। और कुछ ऐसे भी व्यवहार है जिनको जोड़ा घटाया दोनों एक साथ जाता है, जैसे कि नगद क्रय किया है, ठीक है, नगद क्रय किया तो उसके हाथ से रोकड़ गया, लेकिन स्टॉक जो माल है वो प्रोडक्ट उसके अंदर आ गया है, ठीक है। दूसरा है देनदारों से रोकड़ प्राप्त किया। अब देनदार क्या होते हैं, जो आपको देंगे, ठीक है, उनको उधार दिए थे वो आपको पैसा देंगे, तो रोकड़ आपके पास आएगा, पैसा देंगे तो रोकड़ आएगा, तो रोकड़ प्लस और देनदार माइनस हो गए, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी था लेकिन वो माइनस हो गया, उधर से कट के इधर आ गया, ठीक है। तीसरा ट्रांजैक्शन है बैंक में जमा किया। तो बैंक में जमा किया तो रोकड़ आपके हाथ से पैसे जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, वो बैंक में जा रहा है, तो ठीक है, रोकड़ माइनस और बैंक प्लस हो जाएगा यहाँ बस। चौथा है निवेश क्रय किया। निवेश क्रय किया मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट आता है संपत्ति में, तो संपत्ति में इन्वेस्टमेंट जब जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। रोकड़ एक तरफ से आपके पैसे आपके जा रहे इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट का हो गया प्लस और रोकड़ माइनस हो जाएगा आपका। उसी तरह पांचवा है नगद, बैंक से नगद निकाला। तो सीधा जवाब है बैंक से अगर पैसा निकालो तो बैंक में कम हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में तो आ गया ना पैसा, तो वही है रोकड़ प्लस हो जाएगा, बैंक में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसके अगले वीडियो में, तो वो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।